तीसरा कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि एविडेंस। थर्ड हमारे पास एविडेंस। तो स्टूडेंट्स एविडेंस क्या होता है? एविडेंस किसी भी चीज़ को हम यहाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एटम है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एटम्स को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने देखना है कि अगर एटम का वजूद है तो हम किस तरीके से हम उसे साबित कर सकते हैं कि एटम क्या है। ज़ाहिरी तौर पे, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट यानी इतना छोटा ज़रा होता है दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी इतना छोटा हमारे पास ज़रा होता है कि हमें आम आँख से दिखाई नहीं दे सकता। तो ज़ाहिर बात है, जब एक चीज़ हमें आम आँख से नहीं दिखाई दे रही तो फिर हमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटी से छोटी चीज़ों को देखा जा सके। तो फिर हम सबसे पहले एटम्स के वजूद को डिस्कस करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से एटम्स का डायामीटर चेक करने की कोशिश करेंगे या एटम्स का साइज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 थर्ड पे बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, एविडेंस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसका दूसरा नाम होता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप या फिर हम इसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। हम इसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। फिर सुन लें स्टूडेंट्स, हम इसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक एटम जो है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, इसके मुताबिक क्या है? एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is impossible to seen। कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अपना सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए किसी सूरत में भी एटम का साइज फाइंड नहीं कर सकते। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इम्पॉसिबल टू सीन। हम लोग लाइट माइक्रो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें हमारे पास विजिबल लाइट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। विजिबल लाइट इस्तेमाल हो रही होती है। विजिबल लाइट क्या है? ऐसी रोशनी, ये जो वाइट कलर्स की होते हैं, वो चाहे उसमें आप देख लें जो सूरज से आने वाली रोशनी है या जो बल्ब से निकलने वाली रोशनी है, ठीक है, ऐसी रोशनी जिससे हम आम चीज़ों को देख सकें कॉमनली। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मेरे हाथ में वाइट बोर्ड है, अपना मार्कर है, मैं मार्कर को देख रहा हूँ, ठीक है, इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड, तो यहाँ विजिबल लाइट की मदद से मैं यहाँ इस काबिल हूँ कि इसको पढ़ सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड। अब विजिबल हमारे पास एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि कहते हैं हमारे पास हम लाइट माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है कि उसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल हो रही है। और विजिबल लाइट में जो वेव लेंथ होती है, विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है, जो कि एक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वेव लेंथ है, लार्ज वेव लेंथ है। जबकि इसके मुकाबले जो एटम डायामीटर है, एटम का डायामीटर ऑफ एटम है, उसकी जो हमारे पास वेव लेंथ है, उसका जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें
तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एटम के डायमीटर से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और एटम का डायमीटर बिल्कुल छोटा है। अब डायमीटर क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि हमारे पास एटम जो है एक स्फीयर है। डाल्टन के मुताबिक एटम क्या है, एक स्फीयर है। तो सेंटर से, एक सेंटर से हमारे पास एक पॉइंट से लेके एक से हमारे पास, अगर आप उस सर्कल को क्या करते हैं, जो डायम में हमारे पास क्या था, एटम एक स्फीयर है, तो स्फीयर को दरमियान से कट कर दें तो उसका जो हाफ बनता है वो डायमीटर है। और हमारे पास उस डायमीटर की जो वेवलेंथ वो कितनी है, 0.2 नैनोमीटर, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। और ये जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ तो बहुत बड़े, जिसकी मदद से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते। चलो फिर हम आगे चलते हैं, दूसरी टेक्निक को देखते हैं। फिर हम दूसरी टेक्निक में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एविडेंस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एविडेंस बाय इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे नंबर 2 पे देखते हैं। Evidence by electron microscope. Evidence by electron microscope. Electron microscope. Electron microscope. कि हम अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम के साइज़ को डिटरमाइन करके देखेंगे, एटम के साइज़ को देखना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप beam of electron is used. Beam of electron is used. Beam of electron जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, यूज़ होती है। और इसमें हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हमारे पास यूज़ होती है किस मकसद के लिए, टू डिटरमाइन साइज ऑफ एटम। डिटरमाइन साइज ऑफ एटम। तो जैसे आपकी बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है ग्रेफाइट की, कि हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या किया, ये इस तरह से, ये हम लोग एक ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। उन्होंने ग्रेफाइट का और आपको पता है ग्रेफाइट में हमारे पास कार्बन एटम जुड़े होते हैं लेयर्स की शक्ल में। ग्रेफाइट ली और इसके ऊपर हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिट किया। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिट किया और उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद देखा कि उसमें दो तरह के बैंड्स नज़र आते थे, डार्क बैंड और वाइट बैंड। ये इस तरह से बैंड्स नज़र आ रहे थे हमारे पास। स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहे थे, बैंड्स नज़र आ रहे थे, डार्क बैंड एंड वाइट बैंड। ये दो तरह के हमें इसमें बैंड्स नज़र आ रहे थे। तो अब हमें कैसे पता चला, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ग्रेफाइट का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर स्टडी किया, और तकरीबन हमारे पास 50 मिलियन तक जो हमारे पास उसका साइज़ था, ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले उसके साइज़ को क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। ग्रेफाइट के साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से 50 मिलियन टाइम क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया, फैलाया गया। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो जब 50 मिलियन तक एक्सपैंड किया गया तो रिजल्टन
हमें उसमें दो गैप्स, हमारे उसमें क्या नज़र आए, दो बैंड्स नज़र आए, जिसमें एक वाइट बैंड था और एक डार्क बैंड था। तो उनके मुताबिक जो वाइट बैंड था वो एटम्स था, किस चीज़ का, एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन था। और जो ब्लैक बैंड था, बैंड नज़र आए, दो तरह के बैंड्स थे, एक वाइट बैंड था, ये क्या चीज़ थी स्टूडेंट्स, वाइट बैंड था, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो आटम है किस चीज़ के, कार्बन्स के। और दूसरा डार्क हमारे पास कौन सा है, डार्क बैंड है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, एम्प्टी स्पेसेस को। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह राइज होता है कि उनको कैसे पता चला कि जो वाइट बैंड्स हैं वो एटम्स हैं कार्बन के और जो ब्लैक बैंड्स हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा होगा एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का, कि यहाँ हमारे पास जो ग्रेफाइट था वो लेयर्स की फॉर्म में, कार्बन लेयर्स की फॉर्म में जुड़े हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर हिट किया गया, उसके ऊपर मारा गया, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो कार्बन का एटम था उसने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की। जब उसने कार्बन से एनर्जी एब्जॉर्ब की तो डेफिनेटली एक्साइट हुआ, उस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या बाहर निकल गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ज़ाहिर बात है अब अगर वो एटम से बाहर निकला है तो उसे वापस भी तो अपनी जगह आना है। तो जब हमारे पास जो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ था, जब वो वापस डी एक्साइट होकर आ रहा था तो उसने रिजल्टेंट क्या की, एनर्जी इमिट की, और वो जो एनर्जी इमिट की वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट थी। तो ज़ाहिर बात है जिस जगह उसने दोबारा अपने एटम को ज्वाइन किया इलेक्ट्रॉन लॉस करके, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी लॉस की वजह से लाइट प्रोड्यूस्ड हुई, तो वहाँ हमारे पास वो जगह हमें क्या नज़र आने लग गई, चमकदार। तो हमने यहाँ कहा कि यहाँ पे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस हुआ है, दैट्स मीन यहाँ कार्बन एटम मौजूद है। और जहाँ पे हमें लाइट नज़र नहीं आ रही थी, दैट्स मीन वहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन एटम नहीं था, वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कोई कार्बन एटम नहीं था। तो हमारे पास नेक्स्ट अब हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने स्टूडेंट्स कार्बन की कुछ हद तक अप्रॉक्सीमेट, आप कह लें अप्रॉक्सीमेट, कुछ हद तक उसके डायमीटर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। यानी हमारे पास जब हमने इन बैंड्स को स्टडी किया और इनके डायमीटर्स को डिस्कस किया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वो क्या हुई, उनका हमारे पास एटम के साइज़ का हमें पता चल गया, एटम्स के वजूद का हमें पता चल गया। उसके बाद आखिर में लास्ट हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी एक्सरे वर्किंग की, जो मज़ीद इसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी। तो आखिर में कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे, लास्ट में थर्ड नंबर पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो एक्सरे की मदद से हमने एटम का डायमीटर जब चेक किया, द डायामीटर ऑफ एटम is determined by X rays, which is 2 × 10⁻⁻10 मीटर। जब हमने एक्सरे स्टडी किया तो एक्सरे स्टडी के मुताबिक आगे आप जाके अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये हम अमूमी तौर पे ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर टच लेके जा रहा हूँ
कि एक्सरे में हमारे पास एक साइंटिस्ट था ब्रैग्स, उसने हमारे पास एक लॉ भी पेश किया था और एक इक्वेशन प्रूव की थी, ब्रैग्स इक्वेशन, जिसके मुताबिक उन्होंने एटम का डायमीटर कितना शो किया था, 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो अगर हम 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 मीटर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमें पता है 1 न्यूटन मीटर के अंदर 1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। तो अगर आप 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 को कन्वर्ट करना चाहें तो ये 0 मीटर को कन्वर्ट करना चाहें तो ये 0.2 नैनोमीटर में चेंज हो जाती है। सिंपल कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, हमारे पास 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 है, इसको आपने 10 की पावर 9 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ नैनोमीटर लिख देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 1 नैनोमीटर बन जाएगा, जो कि 0.2 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो अब ये तकरीबन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन हमारे पास क्या है, इक्वल साइज़ है, इक्वल साइज़ ऑफ एटम। तो हमने एक्सरे की मदद से एटम्स का वजूद जो है, एटम्स का डायमीटर फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने मुख्तसर कॉन्सेप्ट्स को, एटम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर किसी तरह का इसमें कोई आपको मसला आए तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। वस्सलाम।